गजा के बाद में यानी फिलिस्तीन के बाद में अब सूडान का नंबर आ चुका है, क्योंकि अब सूडान के अंदर भी सिविल वॉर शुरू हो चुका है और इस सिविल वॉर की वजह से 65,000 से भी ज्यादा जो सूडानी हैं वो बिल्कुल तितर बितर हो गए हैं। ना वहां पर खाने के लिए खाना है, ना पानी है। एक बेतहाशा वहां पर गरीबी का वहां पर आलम है। पूरी तफसील के साथ में मैं आपको आज बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट बताऊंगा आज सूडान के बारे में। पहले सूडान की रिपोर्ट से पहले यहाँ पर 4 ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें होने वाली हैं। आज की पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर गजा के मुतालिक यानी हमास के मुतालिक। रेड क्रॉस ट्रांसफर्स रिमेन्स ऑफ 3 बॉडीज फ्रॉम गजा टू इजराइल फॉर एग्जामिनेशन। मतलब कल मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि 2 बॉडीज जो है इजराइल को सौंप दी गई हैं हमास के हवाले से। अब 3 और बॉडी मिली हैं गजा के अंदर ही, उनको भी 3 को सौंप दिया गया है। पहली खबर यहाँ पर ये आ गई। दूसरी खबर यहाँ पर ये है सूडान के मुतालिक कि 62,000 से भी ज्यादा जो सूडान के लोग हैं वो बिल्कुल तितर बितर हो गए हैं। इसमें जो लड़ाई हो रही है वो 2 गुटों में हो रही है। पहला जो है सूडान का अल फशर ग्रुप है और इसके अलावा एक आरएसएफ का एक ग्रुप है, जो दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं और इसकी वजह से वहां पर जेनोसाइड हो रहा है, भूखमरी हो रही है। तीसरी खबर यहाँ पर इजराइल की आर्मी के मुतालिक आ रही है, यानी जो इजराइल अभी जो एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था इजराइल के अंदर एक जेल है, इजराइल की जेल के अंदर जो फिलिस्तीन के कैदी हैं उनके साथ में बहुत वहां पर गंदा बर्ताव हुआ, उनको नंगा करके उनके साथ में गलत काम किया गया। और ये किसने किया? ये काम किया था जो इजराइल के फौजी हैं, जो जेलों में मतलब ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने उनको टाई से बांधा, उनके हाथ पीछे बांधकर उनके साथ में सब काम अंजाम दिया। अब जब इसके बाद में जो पूरी रिपोर्ट है पूरी सर्कुलेट हो गई और ये जो मामला कोर्ट में पहुंचा, तो कोर्ट में कोई भी मतलब ये है कि आईडीएफ की तरफ से कोई भी वकील इस केस को नहीं ले रहा है, क्योंकि जिन लोगों पर ये मतलब ये है कि मुकदमा कायम हो रहा है वो आईडीएफ से बिलोंग करते हैं और आईडीएफ के ही जो खुद का आईडीएफ जो एक तंजीम है, जो आईडीएफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल की, उसके जो वकील है उसने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम ये सब कुछ काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये 3 खबरें हैं। चौथी खबर यहाँ पर वेनेजुएला की तरफ से आ रही है कि वेनेजुएला को अब बहुत ज्यादा अमेरिका का डर सता रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के आसपास में जो समुद्र का इलाका है वहां पर अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं और उन वॉरशिप्स के अलावा जो वॉर प्लेन्स होते हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं पूरी तरीके से। अब इसके बाद में वेनेजुएला ने भी यहाँ पर अपनी तैयारी पूरी कर दी है, शुरू कर दी है और इस चीज के लिए उसने ईरान के साथ में मतलब ये है कि कांटेक्ट किया, ईरान से, चाइना से किया और रशिया से करा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको मतलब ये कि हथियार मिल सके, ताकि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके अगर इन फ्यूचर कोई भी एयर स्ट्राइक होती है अमेरिका के ऊपर। ये थी आज की 4 इंपॉर्टेंट खबर। तफसील से जान लेते हैं पूरी एक एक रिपोर्ट को। पहली यहाँ पर रिपोर्ट गजा के मुतालिक। गजा हैंड्स ओवर बॉडीज ऑफ 3 इजरायली कैप्टिव्स टू इजराइल, यानी हमास ने 3 बॉडीज को इजराइल के हवाले कर दिया है। Israeli authorities have received from the International Committee of the Red Cross यानी ICRC। ICRC के थ्रू मतलब 3 बॉडीज और मिली हैं जो हमास ने भेजी हैं इजराइल को। The remains of 3 Israeli captives who were held in the Gaza Strip, और जिनको मतलब ये बंधक बना लिया गया था। हम और आप सभी जानते हैं 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ था इजराइल के अंदर। इजराइल्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान रिपोर्टेड ऑन फ्राइडे, और इसकी जो तस्दीक है, जो वहीं का जो ब्रॉडकास्टर है, सरकारी ब्रॉडकास्टर जिसका नाम कान है, उसकी तरफ से तस्दीक हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द रिमेन्स वर ट्रांसफर्ड टू द नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा और जो बॉडीज को भेजा गया था एग्जामिनेशन के लिए, ऐसे ही इन बॉडीज को भी भेजा गया एग्जामिनेशन के लिए, तस्दीक करने के लिए कि ये जो बॉडीज हैं ये इजराइलियों की है भी या नहीं, जिनको अगवा कर लिया गया था, जिनको हमास ने अगवा कर लिया था। The broadcaster did not provide details about the circumstances or conditions under which the handover took place। अभी इस चीज की पूरी मतलब ये कि तफसील सामने नहीं आई है कि कैसे मतलब हमास ने इन 3 बॉडियों को ढूंढा और कहां पर ये बॉडीज मिली। बहरहाल इस चीज का मतलब ये है कि कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी जैसे हमास पहले जोर शोर से मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट उसने करा, अपना आपको दिखाया वो कितना रहमदिल है। इस चीज से इसराइल को बहुत मतलब ये कि बदनामी हुई थी। इसराइल को जो इसराइल की सॉवरेटी हुई, उसको इसराइल को ये लगता था कि उसकी सॉवरेटी के खिलाफ है, लिहाजा उसने कहा कि उसकी तौहीन है। और इसके बाद में जो ताबड़तोड़ स्ट्राइक हुई थी वो फिर शुरू हो गई थी सीज फायर के बाद। अब ये दोबारा जो सीज फायर हुआ इसमें अब 3 और बॉडीज पहुंच चुकी थी, यानी कि 10 रह गई थी, अब 7 बॉडीज रह गई हैं इजराइल की, इजराइल के बंधकों की।
Since the ceasefire agreement began on October 10, Hamas has released 20 living Israeli captives and handed over the remains of 19. 20 को जिंदा मतलब ये कि छोड़ा गया जो हमास के कब्जे में थे, जो बच गए, और 19 बच गए थे जो डेड थे। उनमें से मतलब ये कि 7 अब शेष रह गए हैं। इसके अलावा अब जो दूसरी खबर यहां पर आ रही है सूडान के मुतालिक आ रही है। ओवर 62,000 पीपल डिस्प्लेस्ड इन 4 days एज RSF सीजेस अल फशर सूडान। जो अल फशर जो इलाका है सूडान के अंदर, वहां पर 4 दिन के अंदर ही 62,000 से भी ज्यादा जो सूडानी है वो तरबतर हो गए हैं, बिल्कुल अपने शहरों से निकल गए हैं, महफूज जगहों में वो पहुंच रहे हैं। More than 62,000 people have been displaced from Al-Fashar, the capital of North Darfur state in the Western Sudan। जो वेस्टर्न का इलाका है वहां पर दारफूर एक स्टेट, एक राज्य है, उसकी जो कैपिटल है अल-फशर, अल-फशर जो राजधानी है, वहां से 62,000 के आसपास में लोग निकल गए हैं सूडान के ही। इसको भी अभियान था, एक फ्लो चलता है। Within just 4 days of the Rapid Support Forces RSF taking control of the city, जो RSF है उसने पूरी तरीके से इस जो मतलब ये कि अल फशर का जो इलाका है इस पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन सैट ऑन फ्राइडे, यानी IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के थ्रू इस रिपोर्ट को तस्दीक किया गया है कि 62,000 से भी ज्यादा जो सूडानी है उन्होंने अल फशर को छोड़ दिया है और दूसरी महफूज जगहों पर वो शिफ्ट हो गए हैं। In a statement, the UN agency said that its field teams estimated 62,263 people fled from Al-Fashar and surrounding villages between October 26 and 29 following the RSF full takeover of that city। RF ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया RF अल-फशर के ऊपर, और इसमें 26 तारीख से लेके 29 तारीख तक ये जो मतलब ये कि सिलसिला है लोगों का शहर से बाहर निकलने का, इन्होंने महफूज जगहों में मतलब ये जाकर रह रहे हैं, और वो भी खुले आसमान के नीचे। वहां पर ना खाने के लिए खाना है, पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पर, सिर्फ ऊपर वाले का सहारा है उन लोगों के पास में। Meanwhile, the Sudan Doctors Network stated that 4,500 people fled the nearby city of Bara in North Kordofan state after serious violations committed by the RSF। RSF देखिए अल-फशर के अंदर बराबर जेनोसाइड कर रहा है। बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हुई हैं और इन वीडियो में दिखाया गया है कि RSF ने इतना गंदा वहां पर काम किया है, मतलब लोगों को मारा है, उनके ऊपर बंदूकें चलाई हैं, फायरिंगें करी हैं, भीड़ इकट्ठा करके, और जब इसके बाद में फायरिंग करने के बाद में उनकी लाशों को एक ऊपर डाल दिया है। इस तरह की मतलब ये रिपोर्ट सामने आई है, वीडियोस सामने आई हैं। और एक चीज और यहाँ पर बताई गई कि जो 62,000, तो ये मतलब ये कि जो जिनको पता लगा है जो आसपास के विलेज वहां पर गए हैं, 4,500 के पास में और लोग हैं जो मतलब ये है कि अल बारा का जो इलाका है नॉर्थ कोर्दोफान स्टेट, जो एक कोर्दोफान स्टेट है दारफूर के पास में, वहां पर भी लोग गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। द नेटवर्क एडेड दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन in the Bara has deteriorating sharply for forcing thousands to flee toward Al Ubaid, the capital of North Kordofan। अब कोर्दोफान का जो इलाका है वो भी मतलब यहाँ पर महफूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4,500 के आसपास में जो सूडानी है वो यहाँ पर आ गए हैं अपनी जान बचाकर, लेकिन यहाँ पर भी अब उनको डर सता रहा है अपनी जान का। अब इसके बाद में वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं अल उबैद, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोर्दोफान। जो नॉर्थ कोर्दोफान का इलाका है ये उसकी कैपिटल है और इसका नाम है अल उबैद, इस शहर का नाम है। वहां से भी वो निकलकर उसकी तरफ जा रहे हैं। अब The group said more than 1,900 displaced person have reached Al Ubaid so far। इनमें से अभी तक 1,900 जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। While others remain stranded in the desert amid severe shortages of food, water and shelters। जैसा अभी मैंने आपको बताया इसी रिपोर्ट के अंदर कि ना वहां पर खाना है, पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पर। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब की हालत बिल्कुल खराब हो रही है वहां पर। Sudan has been ravaged by the civil war between the National Army and RSF since April 2023। देखिए इस सिविल वॉर की जो शुरुआत हुई है सही तरीके से 2023 में इसकी शुरुआत हुई है अप्रैल में, और लड़ाई जो हो रही है जो वहां की जो नेशनल आर्मी है
सूडान की, उसकी जो लड़ाई हो रही है वो आरएसएफ एक ग्रुप है, एक मिलिटिया एक ग्रुप है, उसके साथ में हो रही है, लीडिंग टू द थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस अक्रॉस द कंट्री। और इसकी वजह से लाखों की तादाद में लोगों के अंदर डर, भय, ये एक हलचल मची हुई है सूडान के अंदर। Al-Fashar's fall marks a major strategic victory for the RSF after months of siege। देखिए ये जो लड़ाई है बहुत काफी लंबे वक्फे से चल रही थी आरएसएफ के साथ में, लेकिन यहाँ पर आरएसएफ को बहुत बड़ी यहाँ पर कामयाबी मिली है क्योंकि उसने अल-फशर को जीत लिया है, अल-फशर के ऊपर कब्जा यहाँ पर कर लिया है। राइट्स ग्रुप्स हैव accused the parliamentary group of mass killings, detention and looting in Darfur, raising fears of another wave of ethnic violence in the region। और अब ethnic cleaning का डर सता रहा है लोगों को। ये थी दूसरी खबर। अब तीसरी खबर की तरफ यहाँ पर आते हैं इजराइल की तरफ से। जो इजराइल की जो आईडीएफ है उसका जो लॉयर है यहाँ पर उसने आईडीएफ के लिए केस लड़ने के लिए उसने मना कर दिया है, आईडीएफ के ही लॉयर ने। इजराइल्स मिलिट्री प्रोसिक्यूटर यफात तोमर यरूशलामी रिजाइन ऑन फ्राइडे। अभी जैसा मैंने आपको नाम बताया, एक यहूदी एक जायनिस्ट नाम है, पूरी तरीके से मैं इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं, बहरहाल इनका जो नाम ये बताया जा रहा है यफात तोमर यरूशलामी, इनका नाम है, इस लॉयर का नाम है, और इसने रेजिग्नेशन दे दिया है आईडीएफ फौज के अंदर से। और उसने कहा है कि वो अब आईडीएफ फौज के लिए बिल्कुल भी मतलब केस नहीं लड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से बदनामी हो रही है वो भी नहीं चाहता है कि वो उसकी भी खुद की बदनामी हो। Following the leak of disturbing video from a detention facility in southern Israel showing soldiers violently assaulting a Palestinian prisoners। ये जो रिपोर्ट है मैंने आपको कल इस अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, जब शाम के टाइम मैंने एक वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पर ही, उसमें मैंने आपको बताया था इस रिपोर्ट के बारे में। According to the Israel's Yediot Ahronoth newspaper, Tomer Yerushalmi took responsibility for authorizing the release of certain materials to the media in an attempt to counter false propaganda against the military law enforcement authorities। और तोमर यरूशलामी took responsibility for authorizing the release of certain materials। और ये जो लॉयर है, आईडीएफ का जो लॉयर है तोमर यरूशलामी, इस चीज की जिम्मेदारी ली है उसने। अभी जो मैंने आपको नाम बताया, जो वीडियो सर्कुलेट हुई है जिसमें फिलिस्तीनियों के साथ में बहुत गंदा घिनौना काम कर रहे हैं वहीं के ही फौजी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और इसकी वजह से उसने रेजिग्नेशन दे दिया। उसने कहा है कि वो बिल्कुल फौज को, जिसका फौज का चेहरा इजराइल की फौज का, वो सबको दिखाना चाहती है कि क्या है। Her resignation reportedly came during a meeting with Chief of Staff Eyal Zamir after mounting pressure over the incident। ये जो हुआ है रेजिग्नेशन, याल जमीर जो मैंने आपको बताया, याल जमीर, इसकी वजह से जो चीफ ऑफ स्टाफ है याल जमीर, उसने प्रेशराइज करा है उस लेडीज को, और इसके बाद में उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर सबूत सामने आ गए थे इस लेडी के कि इस लेडीज की वजह से ये जो वीडियो है ये रिलीज हुई है। ये ऑफिसर है, लेडी ऑफिसर है। The Israeli army confirmed that it had launched a criminal investigation into the leak of video from the Sadeh Taiman detention center। और कंफर्मेशन भी कर दी है इजराइल की आर्मी ने, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है फ्रॉम द सदे तैमानी डिटेंशन सेंटर वेयर फिलिस्तीनी डिटेनीज फ्रॉम गजा आर हेल्ड। जो गजा के जो मतलब लोग, बेगुनाह लोग हैं, वहां पर उनको बंधे बनाया हुआ है, उनको कैद किया हुआ है। अब इजराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ है याल जमीर, उनकी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और इसके अलावा जो चौथी यहाँ पर खबर आ रही है वेनेजुएला के मुतालिक आ रही है। वेनेजुएला के मुतालिक यहाँ पर ये आ रही है कि वेनेजुएला ने अब रशिया, चाइना और ईरान से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि अपनी जो पावर है यानी अपनी जो स्ट्रांगनेस है उसको और मजबूत वो कर सके। वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मैदुरो इज टर्निंग टू रशिया, China and Iran to strengthen his country's military defense capabilities as US military activity increases in the Caribbean। जैसे अमेरिका की जो मतलब ये कि मौजूदगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है कैरिबियन नेशन के आसपास में, कैरिबियन जो सी है उसके आसपास। अब जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मैदुरो, उन्होंने अब रशिया से, चाइना से और ईरान से अपने जो रिश्ते और मजबूत करने शुरू कर दिए हैं, ताकि उनसे और मतलब ये कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो साजो सामान है, मिसाइल वगैरह, उनको ज्यादा से ज्यादा वो खरीद सकें, अपने देश में ला सके, और इन फ्यूचर अगर कुछ एयर स्ट्राइक होती है अमेरिका की तरफ से तो उस चीज का वो मुकाबला कर सकें।
The documents reveal the Madrio is seeking assistance for radar system, aircraft repairs and missile supplies. अभी एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, एक लीक हुआ है, उसमें इस चीज का रिवील हुआ है, खुलासा हुआ है कि मैद्रियो जो मतलब अब जो कांटेक्ट कर रहे हैं इन कंट्रीज के साथ में, उनका मकसद ये है कि जो रेडार सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, एयरक्राफ्ट के जो पुर्जे वगैरह हैं अगर इन फ्यूचर उनको ज़रूरत पड़ती है तो मतलब इन फ्यूचर स्टॉक में उसको रख सकें, मिसाइल सप्लाईज है। या इसके अलावा इन अ लेटर टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिलीवर्ड अर्लियर दिस मंथ, Maduro requested help restoring Russian-made Sukhoi Su-30 Mk2 फाइटर जेट्स, और रशिया से भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि रशिया का जो सुखोई एयर जेट है, फाइटर जेट है, उसकी भी उन्होंने मतलब ये कि कहा है कि ये उनको चाहिए, क्योंकि वो खरीदने के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है रशिया के जो प्लेन है। क्योंकि आप ये देखें जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला अमेरिका की उसमें नहीं है, सपोर्ट में नहीं है। वेनेजुएला जो है वो रशिया, चाइना और ईरान, ये इस उसमें आता है, खेमे के अंदर आता है। तो ये इन कंट्रीज के साथ में है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में नहीं है। लिहाजा यहाँ पर बराबर अमेरिका बराबर मुखालिफ हुआ है वेनेजुएला के साथ में। और यही एक वजह है कि कैरिबियन के आसपास में जो नेशंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होने के लिए। ये थी आज की रिपोर्ट जो मैंने आज 4 खबरें आपको बताई हैं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।